जय हिंद दोस्तों, आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को आज देखने को मिल रहा है रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है मशीन और श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, यानी कि सांस लेने में जो जो मशीन सहायक होती है हमारे अंदर, उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गया कि श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी कि सांस लेने में जो जो मशीन का सहयोग होता है उस सभी को हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इस सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्वसन जो होती है वो किस प्रकार की क्रिया करती है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। हम जानते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाने के बाद फेफड़ा में क्या होता है? वो मिल जाता है, यानी मिलता किसे है वो आपको डिटेल आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। इतना सिंपल अभी समझिए कि ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है, और अंदर ऑक्सीजन मिल करके जो है हमको क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। अभी आपको इसके बारे में सभी डिटेल मिलेगा, ठीक है। देखिए, तो आपको एक चीज की जानकारी मिला कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। जिसमें भी अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ लिखा है ऊर्जा तथा ऊष्मा, यानी कि श्वसन से हमें क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलती है। ये कैसे ऊर्जा मिलती है? तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं वह ऑक्सीजन फेफड़ा में जाती है और फेफड़ा से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के सेल में पहुंच जाता है और सेल में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमको क्या मिलती है? आंतरिक श्वसन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और आंतरिक श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बारे में भी आप लोग डिटेल समझिएगा आप लोग। तो इतना आपको समझ में आया कि श्वसन किस प्रकार का क्रिया है? तो ऑक्सीकरण, और श्वसन से हमें क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा और ऊष्मा भी हमको मिलती है, ठीक है। अगर श्वसन की क्रिया अगर बंद हो जाए तो आपके अंदर हीट यानी ऊष्मा नहीं मिल पाएगी, ठीक है। दो तरह से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, सॉरी ऊष्मा मिलती है। एक ब्लड का सर्कुलेशन जो रहता है उसके सहारे, और दूसरी का श्वसन से। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद यहाँ पे औपचारिक श्वसन कैटाबोलिक होता है कि एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है टूटना, एनाबोलिक का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। और दोनों को जब मिला देते हैं इसे कहते हैं मेटाबोलिक। जैसे इतना बस समझिए कि श्वसन किस प्रकार का है? कैटाबोलिक है, एनाबोलिक नहीं है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, अभी आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग 78% नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। यह नाइट्रोजन अंदर जाता है 78% और 78% बाहर आ जाता है, यानी इसमें कोई टूट फूट नहीं हुआ। और ऑक्सीजन जो हम लोग 21% लेते हैं, 4% फेफड़ा में रह जाता है और 17% यानी ऑक्सीजन टूट करके बाहर निकल जाता है। यानी कि हम सांस लिए, श्वसन लिए हम, ठीक है, उसके अंतर्गत ऑक्सीजन क्या हुआ? टूटा। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है कैसा है? तो कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक का मतलब समझ में आ गया? टूटना, ठीक है। बस इतना सिंपल भाषा में आप समझिए। कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो टूटना। और एनाबोलिक का मतलब क्या होता है? तो जुड़ना। चलिए, अलग अलग जीवों के श्वसन अंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी में आते हैं मानव और जानवर। इसके श्वसन अंग कौन होते हैं? तो फेफड़ा होते हैं। आप लोग कहिए कि नाक श्वसन अंग नहीं है, यह श्वसन मार्ग है, ठीक है। आप लोग आगे देखने को इसी क्लास में, इसी वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि स्तनधारी यानी मानव और जानवर का श्वसन अंग कौन है? तो फेफड़ा। श्वसन अंग किसे कहते हैं? यानी कि जिसके सहारे हम सांस को खींचते हैं। जैसे हम लोग सांस को ले रहे हैं तो किसके सहारे? फेफड़ा के सहारे लेते हैं, और फिर छोड़ते हैं तो फेफड़ा के सहारे ही हम छोड़ते हैं, ठीक है। यानी जिसके सहारे हम ले, जिसके सहारे हम छोड़े, उसी को कहते हैं श्वसन अंग, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि श्वसन अंग क्या होता है, और मनुष्य और जानवर के श्वसन अंग क्या होते हैं? तो फेफड़ा होते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है कीट यानी कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा क्या चीज से सांस लेता है? तो कीड़ा मकोड़ा जो है ना श्वास नली यानी कि ट्रैकिया। जैसे हमारे मनुष्य के अंदर, जानवर के अंदर ट्रैकिया क्या होता है? तो श्वसन मार्ग होता है, यानी कि श्वसन यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह जो हम लोग लेते हैं, वो किस रास्ता से होकर के गुजरता है?
ठीक है, तो आप लोग को ये बताने वाले हैं। तो हम लोगों में जो श्वास नली होता है यह श्वसन मार्ग में आता है, लेकिन यह कीट यानी कीड़ा मकोड़ा में यह श्वास नली श्वसन अंग का काम करता है। समझ में आया? यानी कि स्तनधारी मानव और जानवर का श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। और कीट के श्वसन अंग कौन है? श्वास नली। और जलीय जीव जैसे कि मछली का श्वसन अंग कौन है? तो गिल्स यानी कि गलफड़ा, यानी कि गलफड़ा से सांस लेता है। एक कोशिकीय जीव वह जीव जो एक कोशिका से मिलकर के बना हो उस एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसका श्वसन अंग कौन होता है? तो विसरण विधि से इसका श्वसन अंग, ठीक है, विसरण विधि से यह श्वसन करता है। और पक्षी क्या चीज से श्वसन करता है? तो फेफड़ा से, ठीक है। और मेढक जब भूमि पर यानी कि जमीन पर जब हो, पानी में नहीं हो, तो वह क्या चीज से लेता है? फेफड़ा से। यानी कि अगर जो मेढक भूमि पर हो उसका श्वसन अंग उस समय कौन काम करता है? तो फेफड़ा। और वही मेढक जब भूमि के अंदर निष्क्रिय अवस्था उसको कहते हैं, भूमि के अंदर यानी कि जमीन के अंदर हो, ठीक है, उस अवस्था में मेढक क्या चीज सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। भूमि के अंदर जो रहता है उसे निष्क्रिय अवस्था कहते हैं, ठीक है। और वही बच्चा मेढक यानी कि जब छोटा जब जन्म हुआ रहता है वो जो मेढक होता है, ठीक है, उसको टेडपोल बोलते हैं। वो क्या चीज से सांस लेता है? तो गिर से सांस लेता है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रीथिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास, ठीक है, ये क्या होता है? तो बाहर से सांस अंदर की तरफ लेना और अंदर से बाहर की तरफ निकालना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंस्पिरेशन और दूसरा क्या होता है? एक्सपीरेशन, ठीक है। इंग्लिश में इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं निश्वसन, इसको कहते हैं निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ सांस को लेना, और निःश्वसन का मतलब होता है अंदर से बाहर की तरफ छोड़ना। अब एक बात बताइए, यह अंदर लेने का काम और छोड़ने का काम कौन कराता है? तो वो होता है डायफ्राम। फेफड़ा के जस्ट नीचे रहता है डायफ्राम, ठीक है। यह आपको बाहर से सांस को लेना है, ठीक है, यही खींचेगा, ठीक है, यह नीचे हो जाएगा यानी कि सांस आप लीजिएगा बाहर से अंदर की तरफ। जब यही डायफ्राम ऊपर हो जाएगा यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आप सांस को छोड़िएगा। अब यहाँ पे देखिए निःश्वसन में सबसे पहले ये बात समझिए कि हम सांस में क्या लेते हैं। तो सांस में, ठीक है, श्वसन की क्रिया में हम वायु को लेते हैं। क्या लेते हैं? वायु यानी कि हवा को लेते हैं। वह हवा जो होता है ना, बहुत सारे गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा, पर्याप्त मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? तो 0.03% होता है। उसके बाद निःश्वासन यानी हम छोड़ते कितना है? नाइट्रोजन 78% लिए थे और नाइट्रोजन 78% क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन का हमारे फेफड़ा में कोई काम नहीं रहता है। और ऑक्सीजन हम 21% जो लेते हैं, ठीक है, उसमें से 17% हम बाहर निकाल देते हैं। मात्र 4% ही यूज हो पाता है, ठीक है। अब बताइए, ये 21% लिया, फेफड़ा में जगह भी तो होना चाहिए उतना, जितना स्पेस रहेगा उतना ही रहेगा। तो फेफड़ा के अंदर जो फेफड़ा को हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन का टंकी कहते हैं, ठीक है। और इस टंकी में स्पेस मात्र 4% ऑक्सीजन को रखने का रहता है, लेकिन यह 21% रहता है। तो 21% में से 4% रख लेता है और 17% बाहर निकाल लेता है। और ये केवल जो है ऑक्सीजन को ही रख सकता है और किसी से इसका लगाव नहीं रहता है। यानी कि नाइट्रोजन जितना प्रतिशत लिए हैं उतना प्रतिशत बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन 21% लिए हैं और जिसमें से 17% बाहर निकाल देता है। यूज कितना प्रतिशत हुआ? 4%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लेते हैं, ठीक है, और छोड़ते कितना है? तो 4.5, यानी कि 4.5% हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन जो लिए थे 21%, 4% से कमी हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका तो भरपाई होगा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसका भरपाई हो जाता है। अब देखिए यह इसको मार कहते हैं, ठीक है। और जब हम वायु को लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी ये जाते हैं कहाँ पे? फेफड़ा में जाते हैं। और ये फेफड़ा में, ठीक है, वह घर किसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रहता है? इसको बोलते हैं एल्वियरी। अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कि एल्वियरी क्या होता है। यही होता है ऑक्सीजन का घर, और इसी में कौन आता है?
तो ऑक्सीजन आकर के रहता है और यहाँ से कनेक्शन, ठीक है, ब्लड का रहता है, ब्लड में दौड़ता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है कहाँ पे, तो कोशिका के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट आएगा। देखिए आगे देखते हैं श्वसन मार्ग के बारे में लेते हैं। श्वसन मार्ग, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, यानी कि श्वसन यानी कि जो जिस मार्ग से हम वायु को यानी कि हवा को अंदर की तरफ प्रवेश कराते हैं उसी मार्ग को हम कहते हैं श्वसन मार्ग। यानी कि श्वसन की क्रिया जिस मार्ग से होते हुए जाती है उस मार्ग को हम कहते हैं श्वसन मार्ग। यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया गया है कि वायु जिस मार्ग से अंदर प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। एक ऑक्सीजन को यानी कि कह सकते हैं कि एक वायु यानी कि श्वसन जब हम लोग करते हैं, श्वसन की क्रिया जब हम लोग करते हैं वो किस मार्ग से होते हुए करते हैं, तो सभी मार्ग के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वो मार्ग, श्वसन मार्ग कौन कौन से होती है। तो पहले है यहाँ वायु को हम लेंगे। सबसे पहले प्रवेश वायु कहाँ करेगा, नासा क्षेत्र में। नासा क्षेत्र के बाद कहाँ करेगा, नासा कपाट में। नासा कपाट के बाद कहाँ जाएगा, फायरिंग्स में। ठीक है, उसी के जस्ट आगे रहता है थोड़ा सा फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद कहाँ, तो लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, यह हो गया ट्रैकिया वाला भाग, ठीक है, जिसको श्वास नली भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रोंकाई। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और उसके बाद है ब्रोंकियोलस, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। ठीक है, ब्रोंकियोलस। उसके बाद है एल्वियली। ठीक है, ये जो गुच्छा टाइप का आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एल्वियली। उसके बाद ब्लड आता है और ब्लड का हीमोग्लोबिन, ब्लड में भी वो भी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है और कहां पर लेकर जाएगा, तो सेल, वो भी सेल के अंदर कहां पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे। फिर एक बार समझ लेते हैं कि श्वसन मार्ग कौन कौन से हैं। चलिए एक बार रिविजन करते हैं। या कि नासा क्षेत्र, नासा क्षेत्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद क्या आएगा, फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद क्या आएगा, एल्वियली, एल्वियली के बाद क्या आएगा, ब्लड, वो भी ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वो कहां लेकर के जाएगा, तो हीमोग्लोबिन लेकर के जाएगा सेल में, वो भी सेल में किसके पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमको आंतरिक श्वसन हमको प्राप्त होती है और आंतरिक श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कि देखिए श्वसन दो जगह पे होगा, एक फेफड़ा में और दूसरी का माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी आपसे पूछेगा कि बाह्य श्वसन कहां पे होती है, तो फेफड़ा में, और आंतरिक श्वसन कहां पे होती है, तो सेल में, वो भी सेल के अंदर। जब डीपली पूछ देगा सेल के अंदर किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आंतरिक श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वो कैसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है आगे हम जानने का कोशिश करेंगे। चलिए इतना आप समझे, इसके आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम यह है फेफड़ा, यह बायां साइड का फेफड़ा है, यह दाहिने साइड का फेफड़ा है। बायां साइड के फेफड़ा, ठीक है, दाहिने साइड के तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इस फेफड़ा के अंदर हम जानते हैं कि शरीर के सभी अंग कोशिकाओं के मिलने से ही बनता है। कोशिका के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतक के मिलने से क्या बनता है, अंग बनता है। अंगों के मिलने से क्या बनता है, शरीर बनता है। ठीक है, तो एक जो यहाँ पे है आपको फेफड़ा दिख रहा है, इस फेफड़ा के निर्माण में कोशिका का निश्चित निश्चय होगा, बिना कोशिका के तो बना नहीं होगा। इसमें कितने कोशिकाएं होती है, तो 300 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, अब गुना कर सकते हैं कि 300 मिलियन में कितना लाख होगा। चलिए, ये फेफड़ा के दोहरी झिल्ली होती है, साइड साइड से कौन सी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फेफड़ा में दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ आया। यहाँ पे देखिए डायफ्राम, डायफ्राम का कितना योगदान होता है आप लोगों को पहले ही बताया था, फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक, डायफ्राम का काम है जो वायु अंदर प्रवेश किया है, यानी कि हम जानते हैं वायु के माध्यम से कौन कौन प्रवेश किया है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और यहाँ पे सभी के सभी एंट्री करता है फेफड़ा में। लेकिन फेफड़ा के जो एल्वियली होते हैं, यही घर होता है। इस घर में केवल ऑक्सीजन के रहने का ही व्यवस्था रहता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं रह सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह सकता है। ठीक है, वो भी ऑक्सीजन में पूरा नहीं, 21% रहते हैं तो 21% नहीं रहेगा, मात्र 4% के रहने का यहाँ पे जगह रहता है। और इसमें 4% ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन तो कहीं रहा नहीं। और ऑक्सीजन कितना बच गया, 17%। 17% को डायफ्राम क्या करता है, बाहर निकाल देता है।
और नाइट्रोजन जो 78% लिए हैं उस नाइट्रोजन का कोई यहाँ पे यूज नहीं हुआ, तो नाइट्रोजन को भी डायफ्राम बाहर क्या करता है, निकाल देता है। और देखिए ऑक्सीजन 4% घटा तो निश्चित है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होगा, क्योंकि 100% पुगाने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई मैनेज करना होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस संख्या क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी कि डायफ्राम क्या करता है 4.5% जो कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए होते हैं उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब देखिए एल्वियली से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है किसका, तो ब्लड का, वो भी ब्लड में किसका है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का संबंध दो चीजों से बहुत ज्यादा रहता है, उसका काम है ऑक्सीजन को ढोना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनका काम क्या है, केवल ढोने का काम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोते रहते हैं। यहां से एल्वियली से और यहां से लेकर के इस सीधे कहां पहुंचेगा, सेल के अंदर, वो भी सेल के अंदर। सेल के एक अंग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में किसको लेकर के जाता है, तो ऑक्सीजन को। कौन लेकर के गया, तुम्हारा तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इसके अंदर लेके गया और इसमें चलता है क्रेब्स चक्र। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका के अंदर गया, ठीक है, उसमें शुरुआत हो जाता है किसका, क्रेब्स चक्र। एक चक्र चलने लगता है और क्रेब्स चक्र से, ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बनाता है। और उस ग्लूकोज से हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो समझ में आया आप लोगों को, यानी कि ब्लड के जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वह हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के कहां पे पहुंचा, सेल के अंदर। सेल के अंदर वो भी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे एक चक्र चलता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र चलने से क्या बनता है, 38 एटीपी बनते हैं और 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलने का काम होती है। अब देखिए ऑक्सीजन कहां पे गया, सेल में, ठीक है, यानी सेल के अंदर कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि इससे आंतरिक शोषण हुआ, ऑक्सीजन जहां पहुंच के भाई शोषण की क्रिया तो होगा, लेकिन यह कौन सी क्रिया हुआ, आंतरिक शोषण। और आंतरिक शोषण से हमें क्या चीज की प्राप्ति हुई, तो ऊर्जा की प्राप्ति हुई, ठीक है। और फेफड़ा में ऑक्सीजन आया है, इसको बोलते हैं बाह्य शोषण। यहाँ पे अंदर गया, आंतरिक शोषण हुआ और आंतरिक शोषण से हमें क्या चीज की प्राप्ति हुई, तो ऊर्जा की प्राप्ति हुई। अब देखिए यह हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के क्या करता है, कहां पहुंचता है, आपको सेल के अंदर, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को लेकर के कौन जाएगा, हीमोग्लोबिन, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे लेकर आया और यहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से ला करके फिर कहां पहुंचा देता है, एल्वियली में, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के ऑक्सीजन यहाँ गया और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर एल्वियली में आया, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और डायफ्राम नीचे से मारेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो आपको समझ में आ गया हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को केवल ढोना। ऑक्सीजन को फेफड़ा से उठा करके कहां पहुंचाता है, सेल के अंदर, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड उठा करके कहां पहुंचाता है, एल्वियली के पास। और एल्वियली में जैसे आता है डायफ्राम क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अगर यहाँ पे नहीं निकालेगा, यहाँ से नहीं निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, तो क्या दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे आ पाएगा, तो क्या फिर यह ब्लड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। हीमोग्लोबिन का एक और गैस है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत ही जहरीला गैस होता है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन से जो है, हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा संगत होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। जैसे आप किसी घर में बंद हो गए हैं और उस घर में आग लगी हुई है, तो उसके जो धुआं, ऐसे सिंपल भाषा में समझिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि धुआं जो होता है, धुआं में अगर आपको रख दिया जाएगा तो आप फूट फूट कर क्या हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, आदमी मर जाएगा फूट फूट कर, ठीक है। तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा संगत, सबसे ज्यादा किसके तरफ अट्रैक्शन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ होता है। जैसे अगर आप धुआं में आप घिरा गए तो ये ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के चल जाएगा, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरा इसमें भर लेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करना रहेगा, ढूंढ रहेगा। अब बताइए एल्वियली में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आकर के बैठ जाए और यह कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के कहां पहुंच जाए, सेल के अंदर पहुंच जाए, तो क्या आपको ऊर्जा मिल पाएगी, वो तो जहरीला गैस है, तो इंसान की मृत्यु होना एकदम क्या हो जाएगा, ठीक है, गारंटी है कि उसका क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, कि श्वसन मार्ग क्या होती है,
ठीक है, और कैसे कैसे मेरा वायु हमारे फेफड़ा के अंदर एल्वियली में पहुंचती है, ठीक है, और एल्वियली से कैसे ब्लड के जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो कैसे सेल के अंदर पहुंचाते हैं, ये भी आप लोगों को जानकारी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये भी जानकारी मिल गया कि सेल के अंदर आंतरिक शोषण होता है, आंतरिक शोषण से हमें ऊर्जा मिलती है, और बाह्य शोषण कहाँ होता है, तो फेफड़ा के अंतर्गत होता है। एक चीज और जान जाइए कि ब्लड का जो लाल रंग होता है, ब्लड का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे से देखते हैं, यहाँ पे है ये फेफड़ा हो गया, और ये हम जानते हैं क्या है, ये श्वसन मार्ग है, ठीक है। इसी मार्ग से भोजन भी आता है और इसी मार्ग से हवा भी आता है। वो कहाँ तक, तो फायरिंग्स तक, जानते हैं ना, नासा छेद, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियली होता है ना। उसी तरह देखिए यहाँ पे हवा भी आएगा इसी माध्यम से यहाँ तक, और यहाँ तक आपको क्या आएगा, खाना भी आएगा, ठीक है। ये वाला भाग कौन है, तो फायरिंग्स का है। फायरिंग्स तक आने के बाद वहां से बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाला जो पाइप है ये आपको ग्रास नलीस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें आपको खाना जाता है अंदर स्टोमक में, और यह वाला जो आपको दिख रहा है पाइप, ये आपका श्वास नली है जिसमें हम जो हवा लेते हैं, ठीक है, ये इसी में कहा जाता है, फेफड़ा के अंदर जाता है, ठीक है। अब देखिए रास्ता तो यहाँ पे एक है, खाना भी आएगा और हवा भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, फायरिंग्स के पास, ठीक है, एक गार्ड को यहाँ पे बैठा कर रखा रहता है, जिस गार्ड को बोलते हैं एपिग्लोटिक्स, ठीक है। ये गार्ड का काम क्या रहता है कि जब आप खाना खाइएगा तो खाना किस नली में जाएगा, तो ग्रास नली में जाएगा, ठीक है। तो यह श्वास नली के रास्ता को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और जैसे आप हवा ले रहे हैं, ठीक है, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ग्रास नली को क्या कर देगा, बंद कर देता है। यानी एपिग्लोटिक्स का काम क्या है, रास्ता को क्या करना, खोलना, बंद करना। हवा लीजिएगा तो श्वास नली वाला रास्ता चालू रहेगा, खाना खाइएगा तो ग्रास नली वाला रास्ता चालू रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, खाना खाते वक्त हम लोग कोई दूसरे बात को लगते हैं सोचने, यानी सोचने लगते हैं कोई चीज, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे होगा, नहीं होगा, तो जो मेरा ब्रेन है ना ये कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, ब्रेन जब कंफ्यूज हो जाता है, जानते हैं कि हर चीज का कंट्रोलिंग किसके पास है, तो ब्रेन के पास है, और एपिग्लोटिक्स को सही से निर्णय नहीं दे पाता है, डिसीजन नहीं दे पाता है, ठीक है, और एपिग्लोटिक्स भी कंफ्यूज रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सांस वाले मार्ग में भोजन चल जाता है, ये तो बेचारा कंफ्यूज, आप सोचने के चक्कर में बैठ जाइए, सोच रहे हैं, खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, तब खाना तो जाना चाहिए ग्रास नली में, ये बेचारा कंफ्यूजन होकर के कहाँ भेज देता है, श्वास नली भेज देता है, और श्वास नली में जाना किसको है, तो हवा को जाना है, यानी कि जो हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं उसको जाना है। अब जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो क्या इसमें रह पाएगा, क्योंकि नीचे कौन बैठा है, डायफ्राम। डायफ्राम देखेगा कि इसमें तो खाना है, दूसरा कोई आ रहा है, अजूबा कोई चीज आ रहा है, इसको मारेगा लास्ट से, ठीक है, ये धक्का मारेगा और उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो देखते हैं कभी कभी आपको क्या होता है, सड़क जाता है, तो इसी का दिन होता है, कैसे, आपको जाना चाहिए खाना किसमें, ग्रास नली में, चल जाता है श्वास नली में, ठीक है, डायफ्राम मारता है धक्का, ठीक है, नाक में, मुंह में पूरा, ठीक है, फेंक देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग को सड़कता क्यों है, ठीक है, खाना खा रहे हैं और सड़क जाता है, लोग कहता है कि कोई दूसरा भी हमको सोच रहा है, कोई याद कर रहा है, याद कोई नहीं करता है, याद आप करते हैं, इसीलिए क्या होता है, सड़क जाता है, ठीक है। तो सड़कने के पीछे का रीजन आप समझिए कि हम लोग को खाना क्यों सड़क जाता है। चलिए यहाँ ठीक है, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम का भी काम आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि डायफ्राम का काम क्या है, ठीक है, यानी कि यह बेचारा केवल पानी किसको देता है, हवा को, और फालतू का चीज कोई आएगा तो उसको बेचारा आने नहीं देगा, ठीक है, और उसको मार निकाल देगा। जानते हैं हवा में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैस आते हैं, तो सबको नहीं रखता है, जिसका काम है उसी को रखता है, जिसका काम नहीं है उसको भी धक्का लेकर के निकाल देता है, ठीक है। यह डायफ्राम का काम समझ में, धक्का देना और खींचना, यानी कि जैसे डायफ्राम नीचे की तरफ होता है तो हम सांस को लेते हैं, निकले लिए अंदर की तरफ, ठीक है, और जैसे हम सांस को छोड़ रहे हैं यानी ऊपर की तरफ, जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ होगा तो सांस आप बाहर छोड़ेंगे, और जब डायफ्राम नीचे की तरफ होगा तो सांस आप अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। यह डायफ्राम टूट जाता है अचानक, कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट किसी को हो जाता है, पैर, गोड़, हाथ, देखते हैं कि कोई उसमें खरोच तक नहीं आया है,
और आदमी की मृत्यु अचानक हो गई, तो उसके अंदर क्या टूट जाता है? डायफ्राम टूट जाता है। ठीक है, डायफ्राम एक बात थी, अगर डायफ्राम टूट जाएगा, हम जानते हैं कि इसमें आ रहा है हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी के सभी आया। ठीक है, अब ये बेचारा का काम है कि बाहर खींचना, क्योंकि खींचने वाला अंदर कोई मशीन तो है नहीं, मशीन यही है डायफ्राम। ठीक है, जो हम हवा को हमारा खींचता है और अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, हवा को क्या करता है? निकालता है। यानी कि निश्वासन और निश्वासन करने का काम सब किसके पास है? ठीक है, डायफ्राम के पास है। अब बताइए, अगर डायफ्राम टूट जाएगा तो क्या ब्रीथिंग हो पाएगा? क्या निश्वासन हो पाएगा? जो ऑक्सीजन अंदर के 21%, क्या 21% में से 17% क्या निकल पाएगा? कि पूरा हम इसी में रहेंगे, जाम कर उसी में रख देगा। ठीक है, क्योंकि जाम कैसे करते हैं? क्योंकि जब अंदर बेचारा जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% दिया, ऑक्सीजन 21% दिया, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% दिया, नाइट्रोजन 78% चला गया, उसको निकालने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डायफ्राम जब टूट गया रहेगा तो क्या नाइट्रोजन को कोई निकाल पाएगा? धक्का दे पाएगा? तो जब धक्का नहीं देगा तो नाइट्रोजन बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, तो भी जाम करके इसी में रहेगा। ऑक्सीजन जानते हैं कि 4% रहना है, 21% गया है, तो 21% के 21% यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि इसके निकालने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डायफ्राम भैया नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए आदमी को क्या होती है? अचानक मौत हो जाती है। ठीक है, सब के सब आता है एक बार और पूरा को जाम कर रख देता है, फिर नया ऑक्सीजन हम ले नहीं पाते हैं। जब नहीं ले पाएंगे, ठीक, तो क्या अंदर प्रक्रिया हो पाएगा? ठीक है, क्या आपको एनर्जी मिल पाएगी? ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब डायफ्राम टूट जाता है तो इंसान की अचानक क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक है, इसको डायफ्राम को हम पजरी बोलते हैं, उसको पाजर समझ गया। ठीक है, तो डायफ्राम को क्या बोलते हैं? पजरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका योगदान आप समझ गए। गर्भवती महिला जो होती है उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, टीबी, एक टीबी होता है, एक टीबी है, टीडल वॉल्व, यानी कि नॉर्मल मनुष्य जैसे हम लोग अभी एक बार में सांस, जो हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं उसको हम बोलते हैं टीडल वॉल्व। एक बार में सांस हम कितना ले सकते हैं? तो 500 ml यानी आधा लीटर हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको लेने की क्षमता कितना है? जैसे नॉर्मल में ले रहे हैं तो एक बार में कितना ले रहे हैं? 500 ml यानी आधा लीटर ले रहे हैं, लेकिन इसको लेने की क्षमता कितना है? जैसे यानी कितना हम अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि आपके फेफड़ा के पास टोटल क्षमता कितना है सांस खींचने की? तो 600 ml। समझ में आ गया? 6000 ml। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टीबी जो होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी का 8% होता है। ठीक है, यानी कि टीबी, मान लीजिए कि आपको टीबी निकालना है, टोटल टीडल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और टीडल वॉल्यूम क्या होता है? तो टोटल लंग्स कैपेसिटी का 8% होता है, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी अगर दे दिया है तो अपना टीडल वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो समझ में आया कि टीडल वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल मनुष्य एक बार में कितना सांस अंदर लेता है? तो 500 ml, यानी कि आधा लीटर वह ले सकता है, यानी कि लेने की क्षमता उसके अंदर कितनी है? तो लेने की क्षमता जो है 6000 ml होता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, आप लोग देखे होंगे कोरोना के समय में, ठीक है, ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ठीक है, इतना ज्यादा मत पूछिए। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, की जरूरत कब तक पड़ती है? जब आप पर्वत पर यानी कि पहाड़ पर जब चढ़िएगा, ठीक है, तो आपको वहां पे अच्छे से श्वसन की क्रिया आपका वहां पे नहीं हो पाती है, जिसके लिए अलग से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में किसका किसका मिश्रण होना चाहिए? तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिश्रण होनी चाहिए उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में पर्वत पर जाने के लिए किसका किसका मिश्रण हम लोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। और वही समुद्र में, ठीक है, ज्यादा गहरा समुद्र नहीं होना चाहिए, यानी कि 300 फीट तक होना चाहिए। 300 फीट तक समुद्र में अगर जाते हैं आप, ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन के साथ आपको उसमें किसका मिश्रण लेकर के जाना होगा? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का। समझ गए? यानी पर्वत पर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जाना है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का मिश्रण होना चाहिए गैस ऑक्सीजन सिलेंडर में। और अगर समुद्र में अगर आप जाते हैं अंदर, ठीक है, 300 फीट तक, तो आपको ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का भी उसमें क्या होना चाहिए? मिश्रण होना चाहिए। उसके बाद अगर समुद्र में 300 फीट से अगर कहा यानी कि 300 फीट से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उसमें मिश्रण होना चाहिए। तो समझ में, पर्वत पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, समुद्र में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। उसके बाद अगर 300 फीट से नीचे अगर जाएंगे समुद्र में तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम। समझ में आ गया? अब आप देखिए आईसीयू, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, आईसीयू क्या होता है? ठीक है,
तो ये इमरजेंसी वार्ड होता है, ठीक है, आईसीयू। जब किसी व्यक्ति की जब इमरजेंसी हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसका इमरजेंसी जब केस रहती है तो उस समय उसको आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। आईसीयू में दो चीज उपलब्ध रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। दोनों में ऑक्सीजन ही चलता है, ठीक है, जिससे मिशन बनता है ऑक्सीजन और हीलियम का। नॉर्मल ऑक्सीजन का मतलब होता है कि यहाँ पे ज्यादा लगा देगा, आपको ऑक्सीजन को क्या करना है, खींचना है, ठीक है, आपके पास क्षमता है, यानी कि अगर यहाँ पे दिया जाएगा तो आप खींच सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास हाथ है, खाना यहाँ पे रख दिया जाएगा तो आप खा सकते हैं, यानी कि खाने की क्षमता आपके पास है। लेकिन अगर आपका हाथ ही नहीं है, यहाँ पे खाना रख दिया जाएगा तो क्या आप खा पाइएगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन आप खींच सकते हैं, जब जाम लगा दिया जाता है तो आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो उतना वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इमरजेंसी जब हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से मोटे मोटे पाइप को अंदर फेफड़ा तक डायरेक्ट वहां तक हम ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया तो हम खींच रहे हैं, खींचने की क्षमता है, हम ऑक्सीजन को फेफड़ा तक पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन वही वेंटिलेटर में क्या होता है कि हम पाइप के सहारे डायरेक्ट फेफड़ा तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कराते हैं, एपिग्लोटिक्स का काम क्या है, ठीक है। तो यह ग्रास नली और श्वास नली, ठीक है, ये दोनों की रास्ता को बताता है, ठीक है। अगर आप खाना खाइएगा तो ग्रास नली भेजेगा, श्वास नली वाला बंद कर देगा। अगर आप सांस को लीजिएगा तो ग्रास नली वाला बंद होता है और श्वास नली वाला ये चालू कर देता है। कौन, एपिग्लोटिक्स। आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। यहाँ पे टीबी का मतलब होता है टीडर वॉल्यूम, यानी कि 500 ml। हमको नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं उसमें कितना मिलता है, 500 ml। टीडर वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। उसके बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी आपकी कितनी होती है सांस लेने की, ठीक है, तो 6000 ml होती है, ठीक है। यहाँ बताते हैं कि टीबी जो होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी का कितना प्रतिशत होता है, 8% होता है, ठीक है। उसमें होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। जब पर्वत पर जाइएगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर में किसका मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। उसके बाद समुद्र में जाइएगा 300 फीट तक, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। वहीं समुद्र में अगर 300 फीट से नीचे की तरफ जाइएगा तो क्या लगाएंगे हम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण, ठीक है। और वेंटिलेटर भी समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण होता है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक बार इसको क्या कीजिए, स्क्रीन करके लिख सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं। इसके आगे ये तो पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी इसका देखने को आपको मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से कैसे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसका भी पार्ट 2 वीडियो आपका, उस पार्ट 2 वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए।